नमस्कार बच्चों, मैं पूनम भारद्वाज उपस्थित हूँ कक्षा 9वीं के लिए रीढ़ की हड्डी पाठ लेकर, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। और यह एक सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। इसमें व्यंग्य किया गया है समाज पर, और इस पाठ के माध्यम से उन लोगों पर प्रहार किया है जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। रीढ़ की हड्डी पाठ में जगदीश चंद्र माथुर ने उस स्थिति को बताने की कोशिश की है जब लड़कियां पढ़ लिख कर पैरों पर खड़ी हो जाती हैं और उनमें आत्मविश्वास जाग उठता है, फिर भी समाज के कुछ दकियानुसी रूढ़िवादी पुराने विचारों वाले लोग लड़कियों की इस सफलता से दुखी रहते हैं। तो इस एकांकी में घर के मुखिया रामस्वरूप, जो मेन कैरेक्टर हैं इस पाठ के, मुखिया रामस्वरूप अपने घर को सजाते और संवारते हैं। क्यों? क्योंकि आज उनकी बेटी उमा, उनकी बेटी का नाम क्या है? उमा। उसको देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आ रहे हैं। जो लड़का देखने आ रहा है उसका नाम शंकर है और उसके पिता का नाम गोपाल प्रसाद है। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर ठीक करते हैं। अब घर में सजावट हो रही है कि कोई लड़की देखने वाला आ रहा है, तो चादर ठीक करने का दृश्य है। शुरुआत में नौकर को कुछ ऊंचा सुनता है, तो ऊंचा सुनने के कारण वह धोबी को धोती सुन लेता है, जिसके कारण घर में थोड़ी सी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। थोड़ा सा हंसी का माहौल हो जाता है, क्योंकि वो धोबी के बजाय धोती सुन लेता है और धोती उठाकर ले आता है। उमा की माँ प्रेमा, उमा की माँ का नाम क्या है? प्रेमा है। वो बताती है कि बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है, नाराज़ होकर पड़ी है, और वह इसका सारा दोष पढ़ाई लिखाई पर डाल देती है। कौन? प्रेमा। सारा दोष किस पर डालती है? कि बेटी को पढ़ा लिखा दिया। वो कहती है कि इससे अच्छा तो हमारा ज़माना था जब लड़कियां कम पढ़ती लिखती थीं। प्रेमा बताती है कि उमा पाउडर तक नहीं लगाती है। अब उसे कहा गया कि लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए, तो थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा ले, तो वो नहीं मानती है। इस पर रामस्वरूप कहते हैं कि वह बिना पाउडर के भी अच्छी दिखती है, कोई बात नहीं लगाती तो। रामस्वरूप बताते हैं कि वैसे तो वे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं तथा उनका बेटा बीएससी पास है, पर उनके विचार थोड़े दकियानुसी हैं, पुराने विचार हैं। गोपाल प्रसाद वकील है और उनका बेटा भी बीएससी पास है, लेकिन लड़की ऐसी चाहते हैं जो पढ़ी लिखी ना हो, और लड़का तो बाप से भी बढ़कर है। वह पढ़ता तो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में है, पर शादी के मामले में उसे भी पढ़ी लिखी लड़की पसंद नहीं है। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब किसी भी तरह उसे तैयार करो, क्योंकि लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि अब उसे तैयार भी करना था, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज़ है कि लड़की को वस्तु की तरह दिखाया जाता है, उसे देखने वाले आते हैं जैसे दुकान में कोई सामान पसंद करने आ रहा हो। रामस्वरूप जानते हैं कि उमा को पढ़ाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की, फिर भी लड़के वालों के सामने वे अपनी बेटी के बीए तक पढ़े होने की बात को नहीं बताते, उसे छिपाते हैं। लड़के वालों का मानना है कि लड़की को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में तो क्या करना होता है, उसे घर गृहस्थी संभालनी होती है, घर का काम ही करना होता है। क्योंकि जब लड़की देखने आते हैं तो सीधे सीधे बातें होती हैं कि घर का क्या क्या काम जानती है लड़की, चौका बर्तन चूल्हा ये सब काम जानती है या नहीं, सिलाई कढ़ाई बुनाई हर तरह के काम आने चाहिए। तो इस प्रकार रामस्वरूप मजबूरी के कारण अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने की बात लड़के वालों से छिपाते हैं। अब नौकर आता है, नौकर का नाम है रतन, कि बाहर अतिथि आए हैं, अतिथि मेहमान। वे जल्दी ही हारमोनियम को एक सही जगह पर रख देते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए बाहर भेज देते हैं। रामस्वरूप ने लड़के वालों का बढ़ चढ़कर स्वागत किया, फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच नाश्ता परोस दिया जाता है।
गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की पढ़ाई की बात कहते हैं कि उस ज़माने में मैट्रिक पढ़ा हुआ जो अंग्रेज़ी लिखता था उनकी तुलना आज का एमए की डिग्री लेने वाला भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो पुराने ज़माने में पढ़ाई होती थी उसमें और आज की में बहुत फ़र्क आ गया है। तो वो सही बात कह रहा है ये तो कि पहले के जो मैट्रिक थे और आज के एमए उनकी बराबरी नहीं हो सकती। अब गोपाल प्रसाद लड़की के बारे में बात करते हैं कि लड़की का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। फिर वे रामस्वरूप से ही पूछते हैं कि उनकी लड़की अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, बस मैट्रिक तक हो, मैट्रिक 10वीं। वे लड़कों की पढ़ाई की भी वकालत तो करते हैं पर लड़कियों की पढ़ाई की वकालत नहीं करते। वो अपना तर्क देते हुए कहते हैं, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। उनके अनुसार पढ़ने लिखने का काम तो पुरुषों का होता है, स्त्रियों को तो घर गृहस्थी चलानी होती है, घर संभालना होता है, अतः उनको अधिक पढ़ाई की कोई व्यवस्था आवश्यकता नहीं होती। उनके पढ़े लिखे लड़के की भी यही धारणा थी। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं कि उच्च शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त होनी चाहिए। वो भी मजबूरी में उनका समर्थन कर देते हैं, उनकी बात को मान लेते हैं, उनके सामने सहमति दे देते हैं। अब होता है उमा का प्रवेश। नाश्ता समाप्त होने के बाद रामस्वरूप पान मंगवाते हैं। उनकी बेटी उमा पान की तश्तरी लेकर कमरे में आती। तश्तरी प्लेट को बोलते हैं। उसने सादे कपड़े पहने थे, गर्दन झुकी हुई थी और आंखों पर चश्मा था। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा उमा का चश्मा देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें ये डर लगता है कि कहीं पढ़ पढ़ के तो चश्मा नहीं लग गया है। वो पूछ भी लेते हैं तो रामस्वरूप बहाना बनाकर कहते हैं कि पिछले महीने ही इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिन के लिए उसे चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब गोपाल प्रसाद के उमा से प्रश्न पर प्रश्न शुरू हो जाते हैं। एक तरह से इंटरव्यू लेने लगता है कि गाना बजाना आता है या नहीं, खाना बनाना जानती हो या नहीं, पेंटिंग और सिलाई जानती हो या नहीं, इत्यादि तरह तरह के उससे सवाल करते हैं। और उमा मीरा का प्रसिद्ध भजन गाने लगती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, कि गाते गाते उसकी नज़र शंकर से मिल जाती है। उसका ध्यान शंकर की ओर जाता है और वो गाते गाते रुक जाती है। अब गोपाल प्रसाद फिर पूछते हैं कि कुछ इनाम भी जीते हैं क्या, तो वो चुप रह जाती है। रामस्वरूप कहते हैं कि बेटी को जवाब दो, तो वो फूट पड़ती है, क्योंकि अभी तक बेटी बोल ही नहीं पाई थी, क्योंकि उससे जो सवाल किया जाता था उसका जवाब रामस्वरूप अर्थात उमा के पिता वही दे रहे थे। तो वो फूट पड़ती है। वो कहती, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब मेज़ कुर्सी बिकती है तब दुकानदार मेज़ कुर्सी से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना उसे वहीं पर छोड़ जाते हैं, नहीं खरीदते। तो वही हालत मेरी है, मुझे भी एक मेज़ कुर्सी की तरह यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो मैं अब कुछ नहीं बोल सकती। वो आगे कहती है, इन महाशय से पूछिए, क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती। तब गोपाल प्रसाद झल्ला उठते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो मेरी बेइज्जती कर रही है। उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि ज़रा अपने साहबजादा बेटा से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। वह शंकर की करतूत के विषय में बताती है कि शंकर कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए और लड़कियों से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था। तब उसने नौकरानी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी थी और भाग निकला था। तो बताया कि जो मेरे बारे में कह रहे हैं या लड़कियों के बारे में कह रही हैं, उन्हें पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, तो ये पढ़कर कौन सा तीर मार रहे हैं। लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहे थे, लड़कियों को छेड़ रहे थे और वहाँ पकड़े भी गए थे। और तब उसने नौकरानी के पैरों में गिरकर माफ़ी भी मांगी थी और वहाँ से भाग निकला था। उसकी वहाँ पिटाई भी हुई थी। उमा शंकर की चरित्रहीनता को उधेड़कर रख देती है, उसके चरित्र के बारे में खोल कर रख देती है। गोपाल प्रसाद उमा से बताते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो,
तब उमा जवाब देते हुए कहती कि हाँ, मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की, ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक करके कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। उमा के कथन द्वारा गोपाल प्रसाद को पता चलता है कि वह कॉलेज में पढ़ी है। उमा ने जब लड़के की सभी काली करतूतें कह दी तब लड़के वालों का मुंह बन गया, वो नाराज़ हो गए। गोपाल प्रसाद बोले कि रामस्वरूप जी, आपने क्या हमारी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था? उल्टा वो उन्हीं पर आरोप लगाने लग गए कि आपने झूठ बोला है, आपकी बेटी पढ़ी लिखी है और हमें आपने मैट्रिक बताया। अब गोपाल प्रसाद स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं कि वहाँ से जाने का उपक्रम करते हैं, जाने की एक्टिंग करते हैं कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो उमा ये कहकर उन्हें और चिढ़ा देती है कि घर जाकर ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन है भी या नहीं, क्योंकि वो वैसे भी उसका आत्मसम्मान है ही नहीं, आत्मविश्वास नहीं है उसमें, जो इतना बड़ा होकर भी पढ़ लिख कर भी अपने पिता के इशारों पर चल रहा है और इस ज़माने में भी कम पढ़ी लड़की की डिमांड कर रहा है। गोपाल प्रसाद और शंकर लौट जाते हैं। तभी रतन मक्खन लेकर लौटता है और कहता है बाबूजी मक्खन, और तभी पर्दा गिर जाता है। तो यह तो था इस पाठ का सार रीढ़ की हड्डी का। तो आपने देखा बच्चों, इसमें व्यंग्य किया गया है समाज के लोगों पर। वो सब कुछ चाहते हैं लेकिन अपनी रूढ़ियों में रहकर। तो ये पाठ आज कंप्लीट हो चुका है और अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर करवाऊंगी।